डियर स्टूडेंट्स, आज हम फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। यानी जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, जो भी भोजन हम खाते हैं, वो हमारे शरीर में जाकर के विभिन्न कार्य करता है, जिसके अंदर लास्ट उसमें हमने पढ़ा कि वो ऊर्जा भी प्रदान करता है, हमारे शरीर में निर्माणात्मक कार्य भी करता है, हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं का निर्माण करता है, हमारे जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनमें कार्य करता है, उनके नियंत्रण में, नियमन में और संचालन में कार्य करता है। इसके अलावा रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण है, हम विभिन्न आधार पर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो कार्य हैं, भोजन के जो कार्य हैं उनके आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भोज्य पदार्थों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं पोषक तत्वों के आधार पर, कार्यों के आधार पर, नश्वरता के आधार पर, उद्गम के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। कार्य करते हैं, जैसे निर्माणात्मक कार्य, तो वो भोज्य पदार्थ जो निर्माण का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है एनर्जी यील्डिंग फूड्स, तथा जो शरीर में रक्षात्मक कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है बॉडी प्रोटेक्टिव फूड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ, यानी वो भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर में निर्माण का कार्य करते हैं। निर्माण का मतलब चाहे वो हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उनका निर्माण करना, उनकी वृद्धि और विकास करना, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो कार्य करते हैं वो जो है निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण आते हैं, जो हमारे शरीर में निर्माणात्मक कार्य में योगदान देते हैं। प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है शरीर के जितने भी तंतु हैं, ऊतक है, कोशों का निर्माण करना, क्योंकि निरंतर कार्य करने से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा टूट फूट होती रहती है, उनके पुनर्निर्माण और मरम्मत करने का कार्य भी जो है प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन जो है मांसपेशियाँ, रक्त, नाखून, बाल, एंजाइम्स, हार्मोन्स जितने भी हैं उनके लिए भी काफ़ी आवश्यक होता है। अब ये प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन मुख्यतः अंडे में, दूध, मांस, मछली और सभी प्रकार की दालों में पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में दालों के अंतर्गत प्रोटीन जो है वो सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। दूसरा जो कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हें ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ भी कहा जाता है, यानी एनर्जी यील्डिंग फूड्स। ये जो भोज्य पदार्थ है उसके जो मुख्य सोर्स है कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट विभिन्न प्रकार के जो अनाज हैं उनमें पाया जाता है, जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, चावल इत्यादि जो शकरकंदी और अन्य जड़ वाली जो सब्जियां होती हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अलावा ऊर्जा प्रदान करने के लिए वसा जो है अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वसा भी काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत तेल, घी, मक्खन, अंडा, तेलयुक्त बीज, नारियल, मूंगफली इत्यादि जो है वसा वाले सोर्स आते हैं। अब किससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है ये भी हमें जानना आवश्यक है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। यानी जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब हम 1 ग्राम वसा खाते हैं तो हमारे शरीर में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जब हम 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, यानी जब कार्बोहाइड्रेट और वसा अनुपस्थित होते हैं या कम होते हैं, तो प्रोटीन जिसका कि मुख्य कार्य निर्माणात्मक कार्य होता है, ये अपने कार्य को के साथ ऊर्जा प्रदान करने का कार्य भी करता है और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है हमें वसा से प्राप्त होती है, लेकिन अगर वसा का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो उससे मोटापा और जो ओवरवेट है, हार्ट डिजीज़ आदि की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। अब तीसरा जो फूड होता है शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, यानी वो भोजन जो शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का संचालन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, नियमन करते हैं, ऐसे भोज्य पदार्थ रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण आते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और इन फूड्स में विटामिन्स का और मिनरल्स का होना काफ़ी आवश्यक है। ये मुख्यतः बथुआ, पालक, चौलाई,
अमरूद, आंवला इत्यादि जो है, इनमें काफ़ी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है जिसका मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना है, और शारीरिक, इसके अलावा जो इसका कार्य है वो शारीरिक निर्माण और मरम्मत का कार्य है। इसके अलावा प्रोटीन जो है शरीर निर्माण करना, तंतुओं की टूट फूट को मरम्मत करना और शरीर रक्षात्मक कार्य प्रोटीन के द्वारा संपन्न किया जाता है। वसा जो है मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है। विटामिन शरीर रक्षात्मक होते हैं, शारीरिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण का कार्य करते हैं। खनिज लवण जो है रक्षात्मक, शारीरिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण और शारीरिक निर्माण और मरम्मत का कार्य करते हैं। इसके अलावा पानी जो है शारीरिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हम करते हैं पोषक तत्वों के आधार पर, यानी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत पिछले चैप्टर में हमने भी डिवाइड किया था कि कार्बोहाइड्रेट समूह, यानी वो समूह जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, जिसमें सभी प्रकार के वो भोज्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से अनाज है, जड़ वाली सब्जियां हैं, जितने भी प्रकार के चावल, बाजरा, जौ, मक्का, रागी इत्यादि है। इसके अलावा जड़ वाली सब्जियां, आलू, प्याज, शकरकंदी आदि में स्टार्च भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अंतर्गत एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है सेल्यूलोज सभी प्रकार की सब्जियां जो हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, छिलके वाली दालें, छिलका सहित फल, रफेज के जो मुख्य साधन होते हैं, ये हमारी पाचन के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। इसके अलावा दूसरा जो समूह है जिसमें वसा समूह, जिसका जो मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना होता है, और इसके जो सोर्सेज होते हैं वो तेल, तेलयुक्त बीज, अंडा, मूंगफली, नारियल इत्यादि। प्रोटीन समूह जो एक कार्बनिक यौगिक है जिसका शरीर के शुष्क वजन का आधा भाग होता है। ये वृद्धि विकास के लिए, मांसपेशियों के निर्माण के लिए, सभी प्रकार की दालें इत्यादि में पाया जाता है। और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि 42 ग्राम्स पर 100 ग्राम प्रोटीन उपस्थित होता है। विटामिन समूह जिसमें विटामिन जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके शरीर में अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु शरीर की समस्त मुख्य क्रियाओं के संचालन, नियंत्रण और नियमन के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें तो विटामिन ए है, अगर उसमें बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है, लेकिन अगर कमी हो जाती है तो उसके कारण से रतौंधी या रक्त रात में नहीं दिखाई देना आदि समस्या हो जाती है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। तो अलग अलग प्रकार के विटामिन की कमी से अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं। खनिज समूह जो जिसके अंतर्गत शारीरिक वृद्धि, निर्माण, मरम्मत, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण, नियमन, रोगों से रक्षा करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें भी अगर खनिज लवणों की कमी हो जाती है तो कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे आयोडीन की कमी हो जाती है तो गहंगा हो जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है इत्यादि। इसके अलावा जो जल है, जल हमारे शरीर में पाचन, अवशोषण, परिवहन के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा निर्माणात्मक कार्यों के लिए योगदान देता है। जो हमारे शरीर है उसमें जो पानी, काफ़ी मात्रा में पानी होता है, जल उत्सर्जन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो जल है जो हमारे शरीर में पॉइजन पैदा होने से भी बचाता है। और तो इस प्रकार से हम पोषक तत्वों के आधार पर इनको हमने 6 भागों में क्लासीफाई किया। अब तीसरा जो हम क्लासीफाई करते हैं नश्वरता के आधार पर, यानी जो भोज्य पदार्थ है खराब होना, यानी कितने दिन में ये खराब होते हैं, उनकी नश्वरता जो है उसके आधार पर हम 3 भागों में क्लासीफाई करते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ जो बहुत लंबे समय तक रखे जा सकते हैं, साल भर तक इसको इत्यादि जो हैं, अनाजों को सड़ने के बचाने के लिए उन्हें नमी रहित किया जाता है, उसे धूप दी जाती है। और इसके अलावा अचार, जैम, जेली, शरबत, मुरब्बा आदि जो है उसमें चीनी और नमक आदि के उपयोग से उन्हें वर्ष भर सुरक्षित रखा जाता है। इसके अलावा शक्कर, घी, गुड़, तेल आदि जो है जिसमें नमी बहुत ही कम होती है, वो भी भोज्य पदार्थ जल्दी नहीं सड़ते हैं, उन्हें भी नॉन पेरिशेबल फूड्स की श्रेणी में क्लासीफाई किया जाता है। इसके अलावा वो भोज्य पदार्थ जो सेमी पेरिशेबल होते हैं, जो 2 वीक तक रखे जा सकते हैं, 3-4 सप्ताह तक रखे जा सकते हैं, वो सेमी पेरिशेबल कहलाते हैं। जैसे भुने चने हुए, सत्तू हुआ, आटा हुआ, अंडा, नींबू, नारंगी, आलू, प्याज, सूजी, मैदा, पोहा, दलिया इत्यादि जो है वो कुछ समय तक रखे जा सकते हैं। तो सेमी पेरिशेबल फूड्स। तीसरा जो होता है पेरिशेबल फूड्स, यानी ऐसे भोज्य पदार्थ जो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिन्हें हम 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, वो पेरिशेबल या नश्वर वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत दूध है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं, जिन्हें ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता, 1-2 दिन में
कंज्यूम करना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा जो हमने क्लासीफाई किया चौथा, उद्गम के आधार पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें आता है जंतु जगत से प्राप्त भोजन और वनस्पति जगत से प्राप्त भोजन, यानी वो भोजन जो एनिमल फूड से प्राप्त होता है और वो जो प्लांट फूड से प्राप्त होता है, यानी वेजिटेटिव फूड्स। तो जंतु जगत से यानी जो जिसके अंतर्गत मीट, फिश, एग, मिल्क जो आता है वो एनिमल फूड्स कहलाते हैं। वनस्पति जगत से प्राप्त फूड जो है, जिसमें सभी प्रकार के वनस्पति से जो प्राप्त सब्जियां हैं, फल है इत्यादि वनस्पति फूड के अंतर्गत आते हैं। रासायनिक के आधार पर इनको दो भागों में क्लासीफाई करते हैं। एक वो जो कार्बनिक मैटर्स हैं, यानी कार्बनिक पदार्थ है, और दूसरा अकार्बनिक है। कार्बनिक के अंतर्गत जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि की उपस्थिति होती है, जिन्हें कार्बनिक भोज्य पदार्थ कहा जाता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आते हैं। इसके अलावा अकार्बनिक भोज्य पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक जो होते हैं, जिसके अंदर मिनरल्स आते हैं, और क्योंकि मिनरल्स को जब जलाया जाता है ऐश बचती है, तो कई इन्हें ऐश भी कहा जाता है। ये अकार्बनिक तत्वों से शरीर निर्माण के लिए, सुरक्षा के लिए, नियंत्रण के लिए, नियमन के लिए काफ़ी इनका योगदान होता है। ये शरीर को रोगों से बचाते हैं, और जिसके अंतर्गत कैल्शियम, लोहा, मैग्नीज, आयरन, आयोडीन इत्यादि आते हैं। अब हम भोज्य पदार्थों के क्लासिफिकेशन, कार्यों के आधार पर क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करेंगे वो भोज्य समूह के बारे में, क्योंकि सभी को याद रखना काफ़ी मुश्किल है। तो इनको भोज्य पदार्थ को कुछ समूह में इनको डिवाइड किया गया है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसको 11 समूह में डिवाइड किया गया है। ये जो 11 समूह हैं, जिसके यहाँ पर समूह दिए हुए हैं और साथ में उसके अंदर उपस्थित भोज्य पोषक तत्व जो है उनको बताया गया है। जैसे दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, सबसे पहले इन्होंने जैसे समूह जो है उसको दिया दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन उपस्थित होता है। आइसक्रीम, जिसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होती है। दूसरा समूह इन्होंने बताया कि मांस, मछली और पोल्ट्री है, जिसमें लोह तत्व, फास्फोरस, विटामिन, प्रोटीन होता है। तीसरा अंडा समूह। चौथा सूखी फलियाँ और मटर समूह। पांचवा सभी प्रकार के अनाज, आटा, बेके हुए पदार्थ। छठा खट्टे फल, जिसमें संतरा, आंवला, अमरूद, टमाटर इत्यादि। सातवां हरे पत्तेदार और पीली सब्जियाँ। आठवां आलू। नौवां जड़ वाली और अन्य सब्जियां। 10वां तेल, घी, मक्खन, अन्य वसीय पदार्थ। और 11वां शक्कर और गुड़। लेकिन आधारभूत भोज्य समूह जो है ICMR के द्वारा जब डिवाइड किया गया, तो इन्होंने इसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसके अंतर्गत यहाँ पर हम जो ICMR वाला समूह है उसी को हम काम में लेते हैं। जिसमें सबसे पहला अनाज समूह, जिसमें उन्होंने चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, रागी इत्यादि को सम्मिलित किया। दूसरा समूह जिसमें सभी प्रकार की दालें, जैसे मसूर, मूंग, चना, मोट, अरहर, मटर, राजमा इत्यादि। तीसरा समूह दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, जिसमें दही, छाछ, पनीर, खोआ इत्यादि। इसी के अंतर्गत इन्होंने मांस समूह किया, जिसमें यकृत मांस, मछली, बकरी का मांस, अंडा, मुर्गी इत्यादि। चौथा समूह फल और सब्जियों का, जिसमें फल, विभिन्न प्रकार के हरे पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां आदि को सम्मिलित किया। और पांचवा समूह इन्होंने वसा एवं शक्कर, जिसमें घी, तेल, मक्खन और तेलयुक्त बीज को सम्मिलित किया। अब ये जो भोज्य पदार्थ है, भोज्य गाइड के अनुसार ये जो भोज्य पदार्थ हैं उन्हें अलग से डिवाइड किया गया है, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जिसके अंतर्गत सबसे पहले वो भोज्य समूह जो प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जिसमें इन्होंने कहा कि दालें हैं, जिसमें राजमा, चना, अरहर, मूंग, मसूर इत्यादि। और दूध से बने हुए पदार्थ, तो जिसके अंदर विटामिन, खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन आदि उपस्थित है। और कितनी बार आहार में लेना चाहिए, यानी ये जो मात्रा है वो कितनी बार लेनी चाहिए। जैसे दालों की जो मात्रा है 2 से 3 बार आहार में सम्मिलित करना आवश्यक होता है। एक सर्विंग में 10 से 15 ग्राम जो है दालें लेनी चाहिए। दूसरा जो है दूध और दूध से बने हुए पदार्थ है, जिसमें विटामिन वगैरह पाया जाता है। इसको आहार में 2-3 बार सम्मिलित करना आवश्यक है। और एक सर्विंग में एक बार में 100 से 125 ग्राम लेना पर्याप्त होता है। दूसरा इन्होंने बताया कि रक्षात्मक फल और सब्जियां हैं, जिसमें हरे पत्तेदार व पीली सब्जियां हैं, जैसे पालक, बथुआ, मेथी, चना का साग, सरसों का साग, हरे प्याज पत्ते इत्यादि। जिसमें विटामिन C और B, कैरोटीन, खनिज, लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, लोह तत्व आदि पाया जाता है। इन्हें भी 2 से 3 बार आहार में लेना आवश्यक है। और एक सर्विंग में 50 से 75 ग्राम काफ़ी है। इसी में इन्होंने विटामिन C युक्त फल और सब्जियां, जिसमें आंवला, बेर, अमरूद, पत्ता गोभी, अंगूर, आम, नारंगी वगैरह सम्मिलित किया, जिसमें विटामिन C और A, B, खनिज, लवण आदि पाया जाता है। इसको भी 2 से 3 बार आहार में सम्मिलित किया जा सकता है। एक बार की सर्विंग में 50 से 75 ग्राम लेना आवश्यक है। इसके अलावा द्वितीय रक्षात्मक समूह इन्होंने तीसरा ग्रुप डिवाइड किया, जिसमें अन्य सब्जियां और फल, जिसमें लौकी, बैंगन, करेला, कटहल इत्यादि। जिसमें रेशे, विटामिन व खनिज, लवण, जल आदि पाए जाते हैं। इनको भी आहार में 2 से 3 बार सम्मिलित करना आवश्यक होता है।
चौथा समूह अनाज व मिलेट समूह, जिसमें इन्होंने चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का इत्यादि को सम्मिलित किया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, नियासिन, दालों या दूध के साथ मिलाकर उपयोग करने से उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। जिसको आधा कटोरी चावल, 2 से 3 चपाती 1 सर्विंग के लिए काफ़ी है। पांचवा समूह इन्होंने डिवाइड किया तेल, घी, मक्खन, तेलयुक्त बीज, सोयाबीन इत्यादि, जिसमें बसीय अम्ल, वसा, विटामिन का अवशोषण होने के लिए आवश्यक है और ये 3-4 बार आहार में सम्मिलित करना आवश्यक होता है, जिसमें 15 से 20 ग्राम एक बार में काफ़ी है। इसके अलावा इसी में इन्होंने शक्कर, गुड़ आदि को सम्मिलित किया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और 25 से 30 ग्राम गुड़ एक सर्विंग में या एक बार में लिया जा सकता है। तो इस तरह से भोज्य पदार्थों को जो हमने डिवाइड किया विभिन्न आधारभूत भोज्य समूह में, जिसको कि जब हम आहार नियोजन करते हैं, तालिकाएं बनाते हैं, उस समय उपयोग में लाया जा सकता है।